नजर डालते हैं पहाड़ की खबरों पर। एक राष्ट्र एक चुनाव की कल्पना को लेकर आगे बढ़ाने रविवार को धर्म नगरी हरिद्वार में एक नया अध्याय जुड़ा। हरिद्वार में आयोजित संत समागम में तमाम साधु संतों ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार पर सहमति दी और इसे राष्ट्र और जनता के हित में बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां संत समागम में विभिन्न अखाड़ों, आश्रमों, धार्मिक संस्थाओं के साधु संतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी साधु संतों ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय में अपने अपने विचार रखे और केंद्र सरकार के इस अभियान पर सहमति दी। सभी ने एकमत होकर कहा कि देश में लगभग हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। इसमें सरकारी तंत्र व्यस्त रहता है, साथ ही संसाधनों का व्यय भी अधिक होता है। 5 साल में एक बार चुनाव होने से संसाधन की बचत होगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक चुनाव को चुनाव के कारण उत्पन्न होने वाले क्षेत्रवाद और जातिवाद की समस्या का समाधान भी बताया है। सभी संतों ने इस पवित्र श्रावण मास में आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पूरे देश के अंदर ये जो अभियान है, इस अभियान को लोगों के बीच में ले जाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ संतों ने सबने आशीर्वाद भी दिया है और संकल्प भी लिया है कि इसको जो है जल्दी से जल्दी देश की संसद पास करे। ये लगातार होने वाला चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है। हमारे देश में 5 साल 12 महीने 30 दिन 24 घंटे सभी राजनीतिक दल केवल चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं। इसके कारण विकास बाधित होता है, जन कल्याण के काम रुक जाते हैं, धन का अपव्यय होता है, जातिवाद भाषावाद जैसी बुराइयों को बल मिलता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अधूरी रह जाती है, प्रशासन 24 घंटे इसी काम में जुटा रहता है। इन सब समस्याओं का समाधान है एक राष्ट्र एक चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन से शिक्षा तंत्र में भी सुधार होगा, क्योंकि 6 महीने साल भर में इलेक्शन ही चलते रहते हैं, उससे और विकास योजनाएं भी बाधित तो होती हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का होने से हमारे जो गुरुजन जो लगभग उनका 30% समय तो चुनाव कराने में लग जाता है, बच्चों को पढ़ाएंगे, देश आगे बढ़ेगा। अगर सारे देश में एक साथ चुनाव होता है, 6 महीने का एक समय निर्धारित कर दिया जाए, सभी दलों के जो वरिष्ठ नेता है वो मिल करके कि एक बार लोकसभा का चुनाव, 2 महीने बाद विधानसभाओं का, उसके बाद में नगर पंचायत नगर पालिकाओं के 6 महीने खाली चुनाव, उसके बाद विकास के काम में लगे रहे। ऋषिकेश में खुद को किंग ऑफ उत्तराखंड बताने वाले शख्स पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी। जमीन और पारिवारिक विवादों में दखल देकर वसूली और ब्लैकमेलिंग के आरोपों में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। ऋषिकेश पुलिस ने गैंग लीडर जगजीत उर्फ जग्गा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जग्गा खालिस्तानी तत्वों के संपर्क में था और इतना ही नहीं, बीते दिनों उत्तराखंड में हुए निहंग विवाद में भी जग्गा की भूमिका सामने आई है। बताया जा रहा है कि निहंगों के ऋषिकेश पहुंचने से पहले जग्गा ने उन्हें कथित तौर पर उकसाया। विकासनगर में पुलिस ने निहंगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। जब निहंग बैरिकेड तोड़कर ऋषिकेश पहुंचे, पुलिस जांच में यह भी बात सामने आई कि उनके रूट से लेकर ऋषिकेश में ठहरने पनाह देने तक की व्यवस्था जग्गा ने ही की थी। इसकी पुलिस गहराई से पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जग्गा खुद को किंग ऑफ उत्तराखंड बताकर लोगों को दबदबा बनाता था, दबाने की कोशिश करता था। गिरोह पर भूमि और पारिवारिक विवादों में हस्तक्षेप कर लोगों को डराने धमकाने, मारपीट, अवैध वसूली जैसे आरोप इस पर लगे हैं। क्षेत्र में जो अपने को किंग ऑफ उत्तराखंड कहता था और लोगों से उसे लेकर अपने गैंग के साथ यहाँ की भोली भाली जनता को डरा के धमका के मारपीट करके अवैध वसूली करना, लोग उसके खिलाफ अभियोग लिखाने से डरते थे। इसी को हमने संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया और उसके घर से वो गैंग उत्तराखंड किंग ऑफ उत्तराखंड वाला सब बोर्ड वोर्ड लाके उसे सब सील किया गया है। देहरादून में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। मोहम्मद इस्तर नाम के युवक की कथित तौर पर उसके ही दोस्तों ने पीट कर हत्या कर दी। परिजन का आरोप है कि मोहम्मद इस्तर अपनी दुकान बंद कर घर पहुंचा था, तभी दोस्तों का फोन आया। दोस्त ने उसके गोदाम में बुलाया। आरोप है कि गोदाम पहुंचते ही उसके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी गई। मारपीट में मोहम्मद इस्तर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजन ने पुलिस को तहरीर दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। प्राथमिक जांच में वारदात के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आई है। हालांकि हत्या की असली वजह क्या है, इसका खुलासा पुलिस
जांच के बाद ही कर पाएंगे। वो शाम के टाइम अपने घर आया, खाना खाया, खाना खाने के बाद वो अपने दोस्त के साथ बैठने चला गया। बगल में ही एक ऑफिस है, गोडाउन है, वहाँ बैठने चला गया। वहाँ उसके साथ क्या नाम मारपीट की गई, उसे जान से मारने दादा हथियार से उस पर हमला किया गया। और जब हम उसके ज़्यादा चोट हो गई तो उसे खुद ही वो उठा के ले गए हॉस्पिटल, लाइक कॉन्डिशन हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ जब इन्हें मना कर दिया तो इंदेश हॉस्पिटल लेके चले गए। वो घुमाते रहे 1-2 घंटे तक। उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं बताया कि भाई आपके भाई के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, हमें कुछ नहीं पता। एक बंदे कॉल आई, जब हम वहाँ पहुँचे इंदेश हॉस्पिटल तब तक उसकी जाके आधे घंटे बाद डेथ हो गई थी। उसे संयंत्र द्वारा ही मारा गया है। रुड़की के अमन हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या का आरोपी सौरभ पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि घायल आरोपी पूछताछ में अमन हत्याकांड में अपनी और साथियों की संलिप्तता कबूल की है। वहीं फरार बदमाशों की तलाश पुलिस दबिश दे रही है। अमन हत्याकांड के बाद से पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं। 2:45 बजे के आसपास ढंडेरा और नगलाई मट्टी के बीच में एक बाइक में 3 सवार जा रहे थे। पुलिस ने उनको रुकने को बोला तो रुके नहीं, उनका पीछा किया। तो आगे जाके जब उनकी बाइक गिरती है तो उनमें से एक बंदे ने पुलिस की टीम पे फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है, जो भी सौरभ तेजपुरिया के नाम से हॉस्पिटलाइज है, घायल के तौर पर उसको लाए हैं। तो उसने ये बताया कि उसके साथ जो बाकी 2 लोग थे वो अर्पित सैनी और दूसरे का नाम है दीप यादव, वो 2 लोग फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए हमारी टीमें अभी लगी हैं। पूरे देहात को, पूरे सिटी क्षेत्र को अलर्ट कर दिया गया है। और इसने अभी बताया कि साहब जो कल घटनाक्रम हुआ वो मेरे द्वारा ही किया गया, मेरे साथ और मेरे साथी थे। इसके कब्जे से एक तमंचा भी रिकवर हुआ है। बाकी आगे लीगल कार्रवाई चल रही है। नैनीताल में कैची धाम जा रही एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने खाई से दोनों को बाहर निकाला है। हरियाणा नंबर की ये कार भवाली से कैची धाम की जा रही थी, तभी भवाली चौकी से लगभग 2 किलोमीटर आगे खाई में कार गिर गई, जिससे ये हादसा हुआ। विकासनगर में आसन नदी में एक डंपर पलट गया। दरअसल डंपर का ड्राइवर गाड़ी को नदी में धुलाई के लिए लेकर गया था, लेकिन तभी नदी का जलस्तर बढ़ गया और डंपर पलट गया। इस दौरान ड्राइवर और हेल्पर ने बामुश्किल अपनी जान बचाई है। सहसपुर के ठाकुरपुर क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देहरादून में रविवार को आयोजित मसूरी विधानसभा में रक्षाबंधन के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां बहनों ने सीएम धामी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। कार्यक्रम में मसूरी के विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर और बीजेपी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य सुधा यादव मौजूद रहीं। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची। सीएम धामी ने सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अब बहनों से राखी बंधवाते आपको नजर आ रहे होंगे। सीएम धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं शुरू की हैं और उन योजनाओं का फायदा महिलाओं तक पहुंच रहा है। इससे पहले महिलाओं की भीड़ को देखकर उत्साहित कैबिनेट मंत्री जोशी ने बिना नाम लिए विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय पार्टी के दूसरे विरोधियों को सांप और बिच्छू कहकर करार दिया। बंधन का पर्व तो हर वर्ष आता है। गणेश जोशी जी सालों साल से ऐसा रक्षाबंधन का पर्व करते हैं। अभी ये जो कह रहे थे कुछ आ गए हैं, क्या कह रहे थे, कुछ ऊपर नीचे कौन कौन आ गए हैं, सांप बिच्छू गिरगिट तो कुछ वो भी रक्षाबंधन करने आ सकते हैं आजकल तो, क्योंकि चुनाव का साल आ गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम हो रहा है। निरंतर एक के बाद एक योजनाएं
लागू की जा रही है। आजाद भारत के इतिहास में इन 70 सालों के बाद जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, उन्होंने सबसे पहले अगर किसी की चिंता करी तो उन्होंने महिलाओं की करी और अपनी क्षमता से अधिक करने का प्रयास करता हूं। अब उसका आकलन तो आप करेंगे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, लेकिन मैं इतना भरोसा दिलाता हूं मेरी बहनों के दम पर कि पुष्कर सिंह धामी अगली बार जो मुख्यमंत्री बनेंगे, पहली सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में मसूरी विधानसभा की। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है, लेकिन उत्तराखंड में राखी की डोर के साथ सियासत की डोर भी खींची जा रही है। श्रीनगर में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का महिलाओं को लिफाफे बांटने का वीडियो वायरल है, तो देहरादून में कांग्रेस के प्रोग्राम में साड़ियों के लिए खींचतान हो गई है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये वीडियो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के श्रीनगर विधानसभा के एक गांव में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम का है, जिसमें बहनों को रक्षाबंधन पर गिफ्ट और साथ में लिफाफे पकड़ाए गए। लेकिन मंच से सिर्फ राखी की बात नहीं हुई, इसी बहाने चुनावी वादा भी किया गया। गणेश गोदियाल ने कहा कि ये भेंट कुछ भी नहीं, सरकार आई तो हर घर से एक बेरोजगार को नौकरी का असली तोहफा दिया जाएगा। इस सत्ता का सूत्र हमारे करीब आला तो मैं तुमता एक बहुत बड़ो अधिकार दो लगने, वो असल रूप में तोहफा बोलो, ये तो कुछ नहीं चीज सब बात कर, पर वो असल तोहफा बोलो। और वो तोहफा यू बोलो कि जय परिवार में भी कोई सरकारी सेवाओं में नीचा, कहे परिवार में कोई सरकारी नौकरी पर नीचा, और वे परिवार बहन अपने भाई ते अगले साल रक्षाबंधन पर रोजगार गारंटी दे सको, ये गारंटी में तुम दो अगले साल अगर तुम लोग का आशीर्वाद से। लेकिन कहानी सिर्फ श्रीनगर तक सीमित नहीं है। देहरादून में भी रक्षाबंधन के बहाने महिलाओं को जोड़ने के लिए गिफ्ट देने और संवाद करने का सिलसिला चला। कांग्रेस नेता संजय कनौजिया के प्रोग्राम में साड़ियों के लिए मारामारी मच गई। करीब 5000 साड़ी सूट बांटे गए, तो कुछ ऐसे ही नजारा कांग्रेस नेता अभिनव थापर द्वारा आयोजित प्रोग्राम में भी नजर आया। यानी त्योहार एक, मंच अलग अलग और निशाना साफ आधी आबादी पर। बांटने का क्या था जी, कहने के लिए होते ये मेरी अपनी सालियों की कमेटी की कमाई थी। मैंने सरकार के पैसे, पब्लिक के पैसे नहीं बांटे। जो हमारे आज की में 28 लाख महिलाओं की लिस्ट तैयार है, जो 10,000 रुपए के अकाउंट में डालने के लिए मुख्यमंत्री तैयार है। जिस दिन वो अपनी तनख्वाह से बांटेंगे उस दिन मैं कहूंगा ये मंदिर चोरी का पैसा नहीं, मेरी मेहनत का पैसा था, मेरी सालियों की कमेटी का पैसा था। उन्होंने कहा मैं अपनी सालियों को, आप लोगों का धन्यवाद करूंगा, ये मेरी मेहनत का पैसा है। सब चारों तरफ हुजूम है, वो आ रही हैं, खुशी से अपना आशीर्वाद दे रही हैं। और कैंट विधानसभा के हर क्षेत्र से, हमारे तीनों ब्लॉक से, कामली ब्लॉक, प्रेमनगर, कोलागढ़ ब्लॉक, यमुना कॉलोनी ब्लॉक, हर ब्लॉक से हमारी महिलाएं बहुत भारी संख्या में आई हैं और हमको आशीर्वाद देने आई हैं। और उम्मीद है इसी तरह 2027 में कांग्रेस को भी हमारी बहनों का आशीर्वाद मिलेगा। दरअसल 2027 का चुनाव अब बहुत दूर नहीं है, लिहाजा निर्णायक माने जाने वाले महिला वोट बैंक पर सबकी नजर है। कभी योजनाओं के जरिए, कभी सम्मान के नाम पर, और अब त्योहारों के बहाने महिलाओं का भरोसा जीतने की कोशिश तेज हो गई है। कुल मिलाकर रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का पर्व जरूर है, लेकिन उत्तराखंड में इसके बहाने सियासी रिश्ते भी मजबूत किए जा रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से देहरादून की तमसा नदी उफान पर आ गई है और टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में जलमग्न हो गया। नदी का पानी मंदिर के क्षेत्र में घुसने से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ गया और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा भी है, जिसे देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों को नदी किनारे से बचने की अपील भी की जा रही है। किस तरीके से नदी अपने विकराल रूप में आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से नदियां जो हैं अपने उफान पर चल रही हैं, कहीं पेड़ गिर रहे हैं, तो आफत हर तरफ से देखने को मिल रही है। और तमसा नदी का जलस्तर देहरादून में किस तरह से बढ़ गया है वो इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
देहरादून से महज 30 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव जहां हर बरसात लोगों की जिंदगी थम जाती है। सड़कें टूटी हैं, रास्तों में गहरी खाई और गांव के लोग हर दिन जान हथेली पर रखकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 की टीम देहरादून जनपद के सहसपुर के एक ऐसे गांव में पहुंची है जहां के ग्रामीण अपने ही गांव में 4 महीने के लिए कैद हो जाते हैं। स्कूली बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है, गांव में राशन की किल्लत हो जाती है और गांव का मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट जाता है। ये तस्वीरें हैं सहसपुर के बटौली गांव की, जो बयां कर रही हैं कि विकास के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। राजधानी देहरादून से करीब 30 किलोमीटर दूर बसे इस गांव का संपर्क हर साल बरसात के मौसम में बाहरी दुनिया से कट जाता है, क्योंकि गांव को मुख्यालय और शहर से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता शेरू खाले के पास पानी में बह जाता है। हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को 4 महीने का राशन पहले ही घरों में जमा कर लेना पड़ता है और किसानों की फसलें मंडियों तक नहीं पहुंच पाती हैं। बीमार लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश और नाराजगी है। आते डांगों में हाथों पाँव से निकलते हैं और क्या करेंगे, बीमार हो जाए तो कुर्सी पे या कोई चारपाई पे लाते हैं। सेम हालत है इस नाले की, इस बार भी सेम है, मगर इतना डेली गुहार कर रहे हैं गाँव वाले, क्षेत्र वाले कर रहे हैं। घर में कैद रहते हैं, बच्चे भी घर ही रहते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, यहाँ तक आते हैं फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं, जिससे कि स्कूल के बच्चों का 1-1.5-2 महीने से स्कूल के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी और मजदूर मौके पर तैनात हैं। विभाग किसी तरह पैदल आवाजाही लायक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हर साल अस्थायी इंतजाम तो कर दिए जाते हैं और समस्या फिर भी जस की तस खड़ी रहती है। मजदूरों से व्यवस्था करा रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, थोड़ा कच्चा पैदल का रास्ता बना रहे हैं पहुँचाने के लिए, बाकी ठीक है। बाकी जिस हिसाब से मजदूर लगा रहे हैं, जैसे ज़्यादा ज़रूरत है साथ लगे, 6-7 मजदूर हमारे परमानेंट लगे रहते हैं। बाकी जो साइड से रास्ता हम काट के बनाते हैं, इससे पैदल का रास्ता जो है वैकल्पिक रास्ता बना रहता है। वहीं बटौली गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अस्थायी राहत नहीं बल्कि ऐसा स्थायी समाधान चाहिए जिससे हर बरसात में गांव का संपर्क ना टूटे और लोग अपने ही गांव में कैद होने को मजबूर ना हों। एक साल बीतने के बाद भी बटौली मार्ग के हालात नहीं सुधरे। फौरी तौर पर यहां पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन स्थायी समाधान न होने के चलते ग्रामीणों में लगातार रोष बना हुआ है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने चेतावनी दे दी है और इसी खाले में बैठकर धरना प्रदर्शन की बात की जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप टॉन, न्यूज 18, बटौली गांव। 1500 करोड़ की लागत से बना स्मार्ट सिटी देहरादून कितना स्मार्ट है, ये दून की सड़कों से लेकर चौक चौराहों से गुजरते वक्त समझ में आता है। लेकिन आज आपको यहां से लगे स्मार्ट वाटर एटीएम से लेकर स्मार्ट बस स्टॉप की कंडीशन दिखाते हैं, जिन पर खुद बीजेपी के नेता ही सवाल उठाने लगे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश का अकेला देहरादून ऐसा शहर है जहां 10 वार्ड स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किए गए। साल 2019 में शुरू हुआ स्मार्ट सिटी का काम 3 चरणों में चला, जिसमें अब तक 1100 करोड़ तक खर्च हो गए हैं। कोविड की वजह से काम पर 2 साल का ब्रेक भी लगा और एक्सटेंशन भी मिला। स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट बस स्टॉप, 24 वाटर एटीएम, स्मार्ट रोड से लेकर स्मार्ट टॉयलेट, परेड ग्राउंड का सौंदर्यीकरण जैसे काम किए गए। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बताने के लिए काफी है कि शहर कितना स्मार्ट है। परेड ग्राउंड खेल का मैदान बन गया और वाटर एटीएम आज पानी के लिए ही तरस रहे हैं। वाटर एटीएम की बदहाली पर तो लोग सिस्टम को ही कोस रहे हैं।
स्मार्ट सिटी के नाम पर बने बस स्टॉप, कैमरे, पार्किंग, ज्यादातर काम आज बदहाल स्थिति में है। दिक्कत होती, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे। पहले अच्छा था, यहाँ पे पानी था, चलो पीते थे लोग, यहाँ पे सब आते थे पीने के लिए पानी। अब इसमें ना पानी है ना कुछ है, बहुत दिक्कत हो रही है। सर्विस ही नहीं है कुछ ऐसी, ना कोई ध्यान देने वाला है जो ये काम करे। अब ये मशीनें लगा तो दी, अब इसमें अगर इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, तो ऐसे खराब पड़ा है, किसी काम का नहीं। हालांकि पूर्व मेयर और बीजेपी विधायक खुद ये मानते हैं कि ये गलत है। काम हुआ तो उस पर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी बनती है, उसका रख रखाव भी जरूरी है। कई मीटिंग में ये बात उठ चुकी है। कोई काम होने के बाद उसका रखरखाव कौन करेगा? वो कंपनी तो रखरखाव नहीं करेगी, या तो नगर निगम करेगा या एमडीडे करेगा। तो उसका बाकायदा हैंडिंग ओवर, टेकन ओवर होना चाहिए था, और जो जिसकी संपत्ति उसको दे देनी चाहिए थी ताकि उसका बाकायदा रखरखाव हो सके। तो मुझे लग रहा है ये कहीं गैप आ रहा है। वैसे इतना ही नहीं, एक ही छत के नीचे कई ऑफिस और पार्किंग के लिए बन रही ग्रीन बिल्डिंग तो आज तक निर्माण ही पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर बना शहर आज किस कदर बदहाल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और चलिए अब नजर डालेंगे पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। चमोली के सुतौल क्षेत्र में 15 अगस्त से लापता लड़की का शव हुआ बरामद। नदी में स्नान के दौरान पानी के तेज बहाव में बह गई थी लड़की। कोटद्वार में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन में बनी अवैध दुकानों को खाली कराने के नोटिस जारी, जिसके बाद सभी दुकानदार धरने पर बैठ गए। देहरादून में समाजवादी पार्टी ने चुनाव को लेकर मंथन किया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी का कहना है कि देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में इन्हीं जिलों में खासतौर पर पार्टी का फोकस रहेगा। रुद्रप्रयाग के डीएम ने कार्तिक स्वामी मंदिर और पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। सुविधाओं को बेहतर करने पर फोकस की बात कही। श्रीनगर में चीनी की जमाखोरी पर नकेल कसने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने बाजारों में छापेमारी की। दुकानों में चीनी के स्टॉक और उसकी उपलब्धता की जांच की गई। अल्मोड़ा के जैती में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ पुतला और जमकर नारेबाजी की। राज्य और केंद्र के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। रुद्रपुर में किसान यूनियन का प्रदर्शन फिलहाल खत्म हुआ। सोमवार को डीएम के साथ बैठक होगी। मांगे पूरी नहीं होने पर देहरादून कूच की चेतावनी। देहरादून पुलिस एक्शन मोड में नाइट स्ट्राइक अभियान में पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 15 लोगों को हिरासत में लिया। 46 गाड़ियों के चालान काटने के साथ 23 गाड़ियों को सीज किया। हरिद्वार के बैरागी कैंप में एक मगरमच्छ आबादी क्षेत्र में पहुंचा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया। चंपावत के देवी धुरा में ऐतिहासिक बगवाल मेले का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने मेले का उद्घाटन किया। ऋषिकेश के मुनि की रेती में नगरपालिका क्षेत्र में अवैध शराब और खुले में किस तरह से बिक रही है, उसको लेकर पूरी हंगामा जो है महिलाओं ने किया है। अवैध शराब को लेकर आपको बताएं कि मुनि की रेती में महिलाओं ने हंगामा किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि अवैध रूप से बेची जा रही शराब के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पालिका अध्यक्ष नीलम बिलजवान के साथ महिलाओं ने बड़ी मात्रा में शराब पकड़ने का दावा किया। महिलाओं के अनुसार मौके से करीब 12 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। शराब को अपने कब्जे में लेकर विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई है।